नमस्कार दोस्तों, आईपीआर गुरु यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रेडमार्क एजेंट एग्ज़ाम 2027 के लिए हमें क्या चीज़ पढ़नी है, क्या चीज़ फॉलो करनी है। बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में ये सवाल आता है और वो क्या करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक यहाँ पर करते हैं कि वो कई सारा स्टडी मटेरियल इकट्ठा करने में लग जाते हैं। बहुत सारे पीडीएफ्स डाउनलोड करते हैं, बहुत सारा स्टडी मटेरियल, बुक्स वगैरह, बट एक्चुअली में पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है। तो आपको मैं एग्जैक्ट वही बताऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है ट्रेडमार्क एजेंट एग्ज़ाम के लिए, और ये सारे रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल हैं। आप आईपी इंडिया की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप हमारी वेबसाइट ipr-guru.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रेडमार्क एजेंट एग्ज़ाम के लिए हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसको समझिए। मैं ऑलरेडी इसका डिटेल्ड सिलेबस आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर 1, ट्रेडमार्क एक्ट 1999। ठीक है, अब ये कैसे पढ़ा जाता है, कैसे इसको पढ़ना है, वो जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी आपको पढ़ाया जाएगा। नंबर 2, ट्रेडमार्क रूल्स 2017। नंबर 3, आप सबको पता होगा कि इसके सिलेबस में जीआई एक्ट भी इंट्रोड्यूस हो गया है, जीआई एक्ट 1999। नंबर 4, जीआई रूल्स 2002। नंबर 5, मैनुअल ऑफ ट्रेडमार्क प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। नंबर 6, मैनुअल ऑफ जीआई प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। एंड नंबर 7, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये सारे पीवाईक्यूज हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब समझिए इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, ये सारे पीडीएफ्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहाँ से जा करके ये सारे के सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बस इतना ही आपको पढ़ना है, और ये कोई बहुत कम सिलेबस नहीं है, अच्छा खासा है, बट ऐसा भी नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते। अब देखिए दोस्तों, हर एक एक्ट के साथ अपना एक रूल होता है, क्योंकि कोई भी एक्ट जो है बिना रूल के काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक्ट बेसिकली हमें क्या बताता है? एक्ट हमें ये बताता है इसमें ये सेक्शन दिए गए हैं, इससे ये रिलेटेड है, इसमें ये होगा। लेकिन रूल्स बेसिकली बताता है कि उसका क्या बेसिकली फॉर्मेट। जैसे मान लीजिए आपको ट्रेडमार्क के लिए रजिस्ट्रेशन करना है, तो आपको ये तो पता है कि इसका ये प्रोसीजर है, लेकिन उसका जो फॉर्म, जो आपको अप्लाई करने का जो फॉर्म होता है, उसका जो फॉर्मेट है, वो कौन बताएगा हमें? वो हमें बताएगा रूल्स। रूल्स में डिफाइन होता है कि किसी भी चीज़ का जो आप अप्लाई कर रहे हैं, जितने भी हमारे फॉर्म्स होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ट्रेडमार्क में टोटल 75 फॉर्म्स होते हैं। कितने फॉर्म्स होते हैं? नंबर ऑफ फॉर्म्स 75। लेकिन मेजर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, 1 से 8 मेन इंपॉर्टेंट फॉर्म्स हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रूल्स हमें क्या बताएगा? इसका पूरा फॉर्मेट होगा, कैसे किस तरह से पूरा फॉर्मेट दिया रहता है, उस फॉर्मेट में आपको अप्लाई करना है। क्या प्रोसीजर होता है वो हमें कौन बताएगा? वो हमें एक्ट बताएगा। ठीक है, सेम ऐसे ही जीआई एक्ट है, सेम ऐसे ही जीआई रूल्स है। एक्ट हमें बताता है, प्रोसीजर्स बताता है, कैसे करना है ये बताता है, लेकिन उसका जो फॉर्मेट होता है वो कौन बताता है? वो हमें रूल्स बताता है। अब आप देखिए, जब ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, एक्ट पढ़ेंगे, रूल्स पढ़ेंगे, हर एक एक्ट में अपने चैप्टर दिए रहते हैं, प्लस साथ ही साथ आपको वहाँ पर सेक्शंस मिलेंगे। सेम ऐसे ही आपके रूल्स में भी आपके चैप्टर्स रहते हैं, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर सेक्शन नहीं लिखा रहता है, यहाँ पर रूल्स लिखा रहता है। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको एटलीस्ट ये पता तो होना चाहिए कि किस एक्ट में कितने हमारे चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शन हैं। बहुत सारे बच्चे पढ़ तो लेते हैं, उन्हें बेसिक्स से स्टार्ट ही नहीं करते, उन्हें पता ही नहीं होता। तो अगर आप बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी। और मैं जिस तरह से पढ़ाता हूँ, ये सारे नोट्स, पीडीएफ वगैरह सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप चैनल पर, सब जगह आपको मिलेगा। प्लस साथ ही साथ वीडियो लेक्चर्स पूरे आपको रेगुलर, पूरा ट्रेडमार्क एक्ट, ट्रेडमार्क रूल्स, जीआई एक्ट, जीआई रूल्स और मैनुअल, और साथ ही साथ पीवाईक्यू के सॉल्यूशन, सब कुछ हम आपको रेगुलर बेसिस पे क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे हमारे इसी यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, अब सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये समझिए कि आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए कि कितने चैप्टर और कितने सेक्शन होते हैं, और हमें पढ़ना कैसे है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे कि आपको एक्ट को, किसी भी एक्ट को जो है वो आपको पढ़ना कैसे है। ठीक है, चलिए देखिए, हम सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडमार्क एक्ट। इसमें आपके टोटल 13 चैप्टर्स हैं,
और 159 सेक्शंस हैं। अभी सिर्फ मैं आपको एक इंट्रो दे रहा हूँ। अभी कौन-कौन से सेक्शन ओमिट हुए हैं, कौन-कौन से हटाए गए हैं, ये सब अभी जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ आप ये समझिए। सेम ऐसे ही ट्रेडमार्क रूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टोटल 12 चैप्टर्स हैं और यहाँ पर रूल्स कितने डिफाइन है दोस्तों? 158। ठीक है, अब हम बात करते हैं जीआई एक्ट की। तो जीआई एक्ट में दोस्तों यहाँ पे आपको चैप्टर जो गिवन है वो है 9 और सेक्शन यहाँ पे गिवन है 87। जीआई रूल्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे चैप्टर गिवन है 8 और यहाँ पे रूल्स गिवन है 116। कब कब क्या क्या अमेंडमेंट हुए, एक्ट में कौन सा अमेंडमेंट हुआ, रूल्स में कौन से अमेंडमेंट हुए, ये सब हम आपको तब बताएंगे जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी, तब हम आपको पढ़ाएंगे। तो ये 4 चीज़ें आपको पढ़नी है, एक्ट प्लस उसका रूल्स। सेम ऐसे ही आपको एक्ट पढ़ना है और उसके रूल्स पढ़ने हैं, ट्रेडमार्क और जीआई का। इसके बाद आता है मैनुअल ऑफ ट्रेडमार्क प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर। कैसे आपको जो ड्राफ्टिंग होती है, स्पेसिफिकेशन क्या होता है, कैसे क्लेम करना है, कैसे आपको फाइल करना है, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलेंगी? मैनुअल में। चाहे वो ट्रेडमार्क की बात करें या फिर जीआई की बात करें, ये सब हमें कहाँ पर मिलेंगी? मैनुअल में। तो इतना अगर आपने पढ़ लिया और उसके बाद आपने पीवाईक्यू लगा लिए, आप यकीन मानिए आप ट्रेडमार्क एजेंट एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। बट सवाल ये आता है कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सिंपल ग्रेजुएट हैं, क्योंकि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है ट्रेडमार्क एजेंट एग्जाम का, वो होता है ग्रेजुएट। ठीक है, अब जो सिंपल ग्रेजुएट है, मान लीजिए सपोज आपने किया हुआ है बीए या आपने किया हुआ है बीबीए या आपने किया हुआ है बीसीए, आपको टेक्निकल टर्म्स या लीगल टर्म्स के बारे में पता ही नहीं है। तो इसीलिए हम आपको जो क्लासेस लेके आएंगे उसमें बहुत आसान लैंग्वेज में हम आपको पूरा एक्ट, पूरे रूल्स समझाएंगे। और जब ये आप पढ़ लेंगे प्लस मैनुअल्स आप कर लेंगे और साथ ही साथ पीवाईक्यू कर लेंगे, फिर जब आप एग्जाम देने जाएंगे तब आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत बड़ा होगा और आप एग्जाम जब देने जाएंगे आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आप ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो अभी ये सब सारी चीज़ें बात की हैं, जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तब हम आपको पढ़ाएंगे। अभी सिर्फ आप ये समझिए, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। मैं आपको एग्जैक्ट वही बता रहा हूँ कि आपको पढ़ना क्या है। अननेसेसरी आप पचासों बुक्स ले आइए, पचासों पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, कोई फायदा नहीं है। बस आपको एग्जैक्ट ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है। तो ये टोटल 7 टॉपिक्स जो मैंने आपको यहाँ दे दिए हैं, टॉपिक्स बोलिए सब्जेक्ट बोलिए, टोटल 7 पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको दिए हैं, बस आपको यही पढ़ना है। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, थोड़ा सा आगे चलते हैं, डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा ट्रेडमार्क एक्ट 1999 और उससे रिलेटेड ट्रेडमार्क रूल्स 2017। जब मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा तो आपको मैं बताऊंगा हाउ टू रीड ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। पूरा एक्ट दिया है, अब इतना लंबा एक्ट है, उसमें कितने सारे सेक्शन है, कितने सारे चैप्टर्स हैं, कैसे पढ़ें हम? हमें नहीं पता होता। मैं फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जा रहा हूँ, बिगिनर हूँ, मुझे कुछ नहीं पता इस एग्जाम के बारे में, तो मेरे लिए ये सब सारी चीज़ें बहुत डिफिकल्ट हैं। लेकिन हमारा काम है कि इन डिफिकल्ट चीज़ों को आपके लिए आसान बनाना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्लासेस स्टार्ट होंगी तब आपको हम ये सारी चीज़ें पढ़ाएंगे डिटेल में। इसके साथ साथ आपको मैंने बता ही दिया कितने चैप्टर्स हैं, कितने सेक्शंस हैं। आपको रटना नहीं है कि आप एक एक सेक्शन बैठ के रट रहे हैं, नहीं, वो काम नहीं करना है। बहुत स्मार्टली हमें काम करना है। हमें पता होना चाहिए कि किस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें डिफाइन है और उस चैप्टर का मतलब क्या है। अगर ये हमें समझ में आ गया तो उससे रिलेटेड हम सेक्शन भी, और सेक्शन भी हम सारे नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे तो सारे, लेकिन हम रिवाइज या मेमोराइज उनको करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है ट्रेडमार्क एक्ट और ट्रेडमार्क रूल्स, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद आता है व्हाट इज ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क है क्या। अब अगर हम बात करें कि ट्रेडमार्क एक्ट 1999 अगर आपको पढ़ना है तो उसको पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना होगा? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रेडमार्क होता क्या है। सिंपल वर्ड है यार, एक दिस इज ये लिखा हुआ है ट्रेडमार्क, मतलब इसका क्या है? देखिए, दो अलग अलग वर्ड है। ट्रेड, ट्रेड मतलब क्या होता है? बिजनेस। ट्रेड मतलब होता है बिजनेस। मार्क मतलब क्या होता है? मार्क मतलब हिंदी में बोले साइन समझिए, एक तरह से चिन्ह, हिंदी में बोलेंगे तो चिन्ह, साइन या कोई सिंबल हो सकता है। ठीक है ना, मार्क। तो ऐसा साइन जो बिजनेस में यूज किया जाए दैट इज नोन एज ट्रेडमार्क। बस सिंपल, ऐसा साइन जो बिजनेस में यूज किया जाए, ऐसा चिन्ह, ऐसा सिंबल जो बिजनेस में यूज किया जाए, उसे हम ट्रेडमार्क बोलते हैं। अब इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए? मतलब ट्रेडमार्क, मान लीजिए ऐसा तो है नहीं कि आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करा गए गए तो हर चीज़ का ट्रेडमार्क आपको मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर वो बिजनेस में यूज़ हो रहा है तो उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें ट्रेडमार्क की, तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पता होना चाहिए। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें दोस्तों, तो क्या है कि ये जो हमारा ट्रेडमार्क है कब आपको मिल सकता है, उसके लिए बेसिकली 3 या 4 कंडीशन है। नंबर 1, यूनिक होना चाहिए, एकदम यूनिक होना चाहिए, कहीं भी किसी से भी मिलता जुलता नहीं हो, सिमिलर नहीं होना चाहिए। नंबर 2, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। डिस्टिंक्ट मतलब कि डिफरेंट, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट होना चाहिए।
नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राफिकली इंडिकेटेड होना चाहिए, ग्राफिकली इंडिकेटेड। अब ग्राफिकली का मतलब क्या है, मतलब कि किसी जगह विजुअल होना चाहिए, मतलब कि आपको दिखना चाहिए, अब कहीं आप उसको रिप्रेजेंट कर सकें ग्राफिकली। जैसे मान लीजिए सपोज आपका लोगो है, ये हमारा लोगो है आईपीआर गुरु, हमने इसका ट्रेडमार्क लिया हुआ है, तो हम इसको, हमें दिख रहा है ना, ये पेपर पे बना हुआ है, किसी पेपर पे आपको सामने आपके मोबाइल स्क्रीन पर ये दिख रहा है, विजुअल हो रहा है, विजुअलाइज हो रहा है, तो इसीलिए ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड होना चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेड पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। अब आपने मान लीजिए कोई ऐसी चीज बना दी है, कोई ऐसा आपका लोगो जिसका कोई यूज ही नहीं, कोई पर्पस ही नहीं, कोई भी आपने डिजाइन बना दिया, बोले हमको इसको ट्रेडमार्क चाहिए, लेकिन ट्रेडमार्क करने वाला जो उसको रजिस्टर करेगा पूछेगा आपका इसका क्या पर्पस है, क्या यूज है, आप कहीं यूज कर रहे हैं, कहीं कोई यूज ही नहीं, आपने सिंपल एक डिजाइन बना के दे दिया ट्रेडमार्क, तो उसका आपको ट्रेडमार्क नहीं मिलेगा। तो ये दोस्तों होता है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। जब हम लोग अपना क्लास करेंगे तब आपको सारी चीजें मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा, आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही इसके बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रीटीज। अब यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इंटरनेशनल ट्रीटीज में, जब आप क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कौन कौन सी ट्रीटीज हुई हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे नाइस क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, नाइस एग्रीमेंट हुआ था, मैड्रिड एग्रीमेंट हुआ था और मैड्रिड प्रोटोकॉल हुआ था, मैड्रिड प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपका हुआ है 1989 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट, और आपके ये सिलेबस में भी है मैड्रिड प्रोटोकॉल, इसलिए आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए मैड्रिड प्रोटोकॉल। अब अगर हम बात करें जो हमारा ट्रेडमार्क एक्ट है 1999, इसमें एक बार अमेंडमेंट हुआ है 2010 में, ठीक है। तो ये क्या आप बता सकते हैं कि ये अमेंडमेंट क्यों हुआ था, क्या आप बता सकते हैं ये अमेंडमेंट क्यों हुआ था? अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का अमेंडमेंट 2010 में क्यों किया गया था। चलिए अब हम आपको बता देते हैं। मैड्रिड प्रोटोकॉल, इंडिया ने क्या बोला कि अगर हमें मैड्रिड प्रोटोकॉल को फॉलो करना है तो उसके अकॉर्डिंग हमको इंटरनेशनल ट्रेडमार्क के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा या इंटरनेशनली रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो उसके लिए हमें मैड्रिड प्रोटोकॉल को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इनका एक्ट ये नहीं कहता था, इनके एक्ट में ये सारे प्रोविजंस नहीं थे, तो इसलिए वो प्रोविज़न या ये इस नॉर्म्स को फॉलो करने के लिए, मैड्रिड प्रोटोकॉल को फॉलो करने के लिए ट्रेडमार्क एक्ट 1999 में अमेंडमेंट किया गया 2010 में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात आ गई। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का पूरा फॉर्म, कौन कौन से फॉर्म लगते हैं, क्या कितनी फीस लगती है, क्या इसका पूरा प्रोसेस होता है, कितना आपका ट्रेडमार्क का वैलिडिटी होता है, अगर कोई इन्फ्रिंजमेंट का केस बनता है तब क्या होता है, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग ट्रेडमार्क एक्ट में पढ़ेंगे। सो ये पार्ट जो है हमारा, ये पूरा क्या है, ये थ्योरी पार्ट है, थ्योरी पार्ट, और ये हम लोग तैयारी करेंगे। ये पूरा किस में हमारे काम आएगा, ये हमारे काम आएगा पेपर 1 में, पेपर 2 में भी काम आएगा, क्योंकि ये बेस है। समझ रहे हैं आप, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, ये बेस है। जब तक आप ये पढ़ेंगे ही नहीं, आप पेपर 2 आपको समझ ही में नहीं आएगा। जब तक आप ये थ्योरी, ट्रेडमार्क एक्ट, ट्रेडमार्क रूल्स, जीआई एक्ट, जीआई रूल्स, जब तक आप ये पढ़ेंगे ही नहीं, इसके मैनुअल्स पढ़ेंगे ही नहीं, आपको पेपर 2 समझ में ही नहीं आएगा। कैसे ड्राफ्टिंग करनी है आपको समझ में ही नहीं आएगा। इसलिए पेपर 1 को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पेपर 1 में मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो। जितना ज़्यादा आप स्कोर करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अगर सोचिए आप यहाँ पे 85, 80 नंबर, 90 नंबर आप यहाँ पे ले आते हैं, तो सोचिए आपके लिए कितना बेनिफिशियल होगा। आपके लिए पेपर क्वालिफाई करना ओवरऑल 60% चाहिए हमें। आप अगर यहाँ पर 90 नंबर ले आते हैं तो आपको बचते कितने नंबर हैं, सिर्फ चाहिए होंगे आपको 60 मार्क्स। तो आप 250 में से 150 यानी कि ओवरऑल आप क्वालिफाई कर लेंगे। तो आप सोचिए, और ये बहुत आसान है, 100 क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है, 100 क्वेश्चन आते हैं 100 मार्क्स के। अगर आप सोचिए आपका ये बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होगा और आपने पेपर 1 में फोड़ दिया, आपने 85 90 तक पहुंच गए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा आगे पेपर 2 क्वालिफाई करना, और ओवरऑल क्वालिफाई करना भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए व्हाट इज ट्रेडमार्क, जो मैं आपको अभी ऑलरेडी बता चुका हूं, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। इन सिंपल लैंग्वेज, अ ट्रेडमार्क इज यूनिक सिंबल विच इज कैपेबल ऑफ आइडेंटिफाइंग एज वेल एज differentiating products or services of one organization from those of others।
मतलब क्या है, इनको बोल रहे हैं कि ट्रेडमार्क एक ऐसा सिंबल है जो कि क्या है, आइडेंटिफाई तो करता ही करता है, साथ ही साथ दूसरे प्रोडक्ट्स या सर्विसेज से खुद को डिफरेंशिएट भी करता है। मतलब हर एक चीज का अपना अलग अलग सिंबल है, तो सीधी सी बात है वो दूसरे से डिफरेंशिएट करेगा हर एक ऑर्गेनाइजेशन से। एंड द वर्ड मार्क स्टैंड्स फॉर अ साइन। क्या हो सकता है, ये साइन हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, स्लोगन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, नेम हो सकता है, न्यूमेरल हो सकता है, डिवाइस हो सकता है, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज। प्लस साथ ही साथ ये वर्ड हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल TATA, टाटा, आपने देखा है इनका लोगो भी है कुछ इस तरह से, टी इसका इनका लोगो बना हुआ है, आपने देखा होगा। ये टेस्ला का लोगो नहीं मैं बना रहा हूँ, टाटा का लोगो है, कुछ आपने देखा होगा इस तरह का इनका लोगो है। लोगो का भी ट्रेडमार्क है, और जो ये टेक्स्ट लिखा हुआ है TATA, इसका भी ट्रेडमार्क रजिस्टर है। समझ रहे हैं आप? तो मार्क क्या मतलब हो सकता है, मार्क कुछ भी हो सकता है, साइन हो सकता है, डिजाइन हो सकता है, वर्ड हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, स्लोगन हो सकता है, सिंबल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। समझ में आ गया बात? अब अगर हम एक्चुअल डेफिनेशन की बात करें जो एक्ट में डिफाइन है, वो क्या कहती है? वो कहती है अ ट्रेडमार्क मस्ट बी कैपेबल ऑफ बीइंग रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली। जो मैंने आपको समझाया, ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए, विजुअलाइज होना चाहिए, दिखना तो चाहिए कि जिसको आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करा रहे हैं। एंड मस्ट बी कैपेबल ऑफ डिस्टिंग्विशिंग गुड्स और सर्विसेज। मतलब डिस्टिंग्विश मतलब कि डिफरेंशिएट करता है। एंड मस्ट बी कैपेबल ऑफ डिफरेंशिएटिंग गुड्स और सर्विसेज, मतलब कि ये डिफरेंशिएट करता है दूसरे प्रोडक्ट से। ये है डेफिनेशन ऑफ ट्रेडमार्क की एग्जैक्ट डेफिनेशन, ये है सेक्शन नंबर 21ZB में डिफाइन है ट्रेडमार्क की डेफिनेशन। कहाँ पर डिफाइन है? सेक्शन नंबर 21ZB में। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता दे रहा हूँ। जैसे कि सेक्शन 21ZB में आपको पता है क्या डिफाइन है, ट्रेडमार्क। तो अगर हम मार्क की बात करें, ट्रेडमार्क एक्ट की हम बात कर रहे हैं, ये डिफाइन है दोस्तों सेक्शन 21M में। ये वर्ड डिफाइन है, इसकी डेफिनेशन डिफाइन है मार्क की, ठीक है। ट्रेडमार्क, इसकी डेफिनेशन कहां पर डिफाइन है, ये सब आपको पता होना चाहिए। वाइवा में आपसे ये सब चीजें पूछ ली जा सकती हैं, ठीक है, पूछी जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। अब इसके बाद एक और टर्म आता है, दैट इज नोन एज वेल नोन ट्रेडमार्क। अब ये आप बोलेंगे वेल नोन ट्रेडमार्क क्या है? वेल नोन का मतलब ये होता है कि वेल नोन, अच्छी तरह परिचित, मतलब कि पब्लिक में उस, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे, अच्छा बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एप्पल हो गया, हर कोई जानता है, सैमसंग हो गया, गूगल हो गया, है ना, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सब क्या है? ये सब वेल नोन ट्रेडमार्क्स हैं। एडिडास हो गया, कोका कोला हो गया, पेप्सी हो गई, डोमिनोज हो गया, ये वेल नोन ट्रेडमार्क्स हैं, पब्लिक में अच्छे खासे पॉपुलर है, पब्लिक इनको जानती है। वेल नोन ट्रेडमार्क्स की अगर हम बात करें तो ये डिफाइन है हमारा सेक्शन 21ZG में, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हमारी क्लासेस चलेंगी, ऐसे ही मैं आपको पूरा डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ। तो ये हो गया आपका ट्रेडमार्क एक्ट और उससे रिलेटेड रूल्स भी जब मैं आपको क्लास कराऊंगा तब वहां पे कराऊंगा। अब बात आती है GI वाली, क्योंकि हमारे सिलेबस में GI एक्ट भी है, तो अब हमें उसमें क्या क्या पढ़ना है? उसमें हमें पढ़ना है GI एक्ट, GI रूल्स। GI क्या होता है, अब यहां पर समझिए, वहां पर ग्राफिकली था, यहां पर GI का मतलब है जियोग्राफिकली, जियोग्राफी से मतलब है जियोग्राफिकली इंडिकेटेड, इंडिकेटेड GI, जियोग्राफिकली इंडिकेटेड। जियोग्राफिकली मतलब कि, जियोग्राफिक मतलब कि कोई रीजन हो सकता है, कोई एरिया हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताना चाहता हूँ, जैसे इंडिया का जो पहला GI टैग मिला था, किसको मिला था? दार्जिलिंग टी, दार्जिलिंग टी, ठीक है, इसको मिला था। इनका अपना एक लोगो है, कुछ इस तरह का बना हुआ है, आप देखिएगा इस तरह का लिखा हुआ है। अब देखिए, ये जो आपको GI टैग मिलता है, किसको मिलता है? GI टैग किसी सिंबल या किसी इसको नहीं मिलता है, मार्क को आप ये मत समझिएगा सिंबल या साइन को मिलता है। GI टैग दिया जाता है बेसिकली प्रोडक्ट को, और उस प्रोडक्ट को जो कि जियोग्राफिकली इंडिकेटेड, मतलब कि जियोग्राफिकली मतलब कि उस स्पेसिफिक रीजन या एरिया को डिफाइन करता है। जैसे दार्जिलिंग टी है, टी क्या है? एक हमारा प्रोडक्ट है, यह हम समझ सकते हैं गुड्स है, प्रोडक्ट है या गुड्स है, ठीक है, इसको GI टैग मिला हुआ। लेकिन ये देखिए आप, ये जो टी है ये स्पेसिफिक इस एरिया का बता रही है, दार्जिलिंग टी है। ये जो चाय है कहाँ की है? दार्जिलिंग की। दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में एक जगह है दार्जिलिंग, तो ये स्पेसिफिक उस रीजन और एरिया के बारे में बता रही है, इसलिए इसे बोला जाता है GI, जियोग्राफिकली इंडिकेटेड। मतलब कि इंडिकेशन मतलब वही मार्क, इंडिकेशन मतलब मार्क, ठीक है, इंडिकेशन मतलब मार्क।
तो जो जियोग्राफिकली जो स्पेसिफिक उस ज्योग्राफी के बारे में, रीजन के बारे में, एरिया के बारे में बताता है, उसी प्रोडक्ट को जो है हम लोग क्या बोलते हैं, जीआई, जियोग्राफिकली इंडिकेटेड। ठीक है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोल देते हैं। नॉन रजिस्टर्ड जीआई क्या होते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं इनको रजिस्टर नहीं किया जा सकता है, इससे रिलेटेड कौन कौन से इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, इसकी वैलिडिटी कितनी होती है, इन्फ्रिंजमेंट देखेंगे, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म लगते हैं, क्या फीस लगती है, क्या प्रोसेस है, और साथ ही साथ आपके इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट सेक्शंस और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज वगैरह करेंगे। तो ये सब कुछ हमारा कवर हो जाएगा जीआई एक्ट और जीआई रूल्स में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अब आपको पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, जो मैंने आपको 7 पॉइंट्स बताए हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, और जब हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी तब ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा। और क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, बहुत जल्द अनाउंस किया जाएगा, और ये अनाउंसमेंट आपको हमारे या तो टेलीग्राम चैनल पर, या फिर आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पर, या फिर आपको हमारे लिंक्डइन पोस्ट पर, या फिर आपको यूट्यूब पर, कहीं ना कहीं आपको ये अपडेट देखने को मिल जाएगा। आप चाहते हैं आपको ये रेगुलर अपडेट मिलता रहे, तो आप हमारे सारे सोशल मीडिया अकाउंट से जुड़ सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। कोई क्वेरी है आपकी, कुछ पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।